चलिए रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर फरा और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। क्योंकि चीज़ें बड़ी सारी आप लोगों के लिए लिखनी होती हैं, तो मैं कुछ लिख रही थी, डॉक्टर से बातचीत करी थी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपकी सेहत का होता है हमें ख्याल। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं और आपको कल भी हमने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा टॉपिक बताया। कैंसर के ऊपर कल हमने आपको बहुत कुछ बताया। काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स भी रह गई, उनके सवालात भी रह गए। हमारी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर साहब को दोबारा भी बुलाएं। और कैंसर क्योंकि बड़ा मर्ज़ है, उसके बारे में हमने आपको काफ़ी जितनी एक नॉर्मल नॉलेज हम आपको दे सकते थे, हमने देने की कोशिश की है। स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं। आज के डॉक्टर्स के साथ भी आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अपने मसाइल का हल और मसले क्या हैं। मसले जो हैं, क्योंकि अभी आपकी अभी बकरा ईद गुजर के गई है, तो गोश्त बहुत सारा खाया होगा लोगों ने, मसाइल पैदा हो गए होंगे या पहले से हैं तो वो बढ़ गए होंगे। यानी कि दांतों का मसला एक बड़ा मसला है। अगर दांतों में हो दर्द तो आपको रात भर नींद नहीं आती, अचानक सोते सोते दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। छोटी एज के बच्चों को हम कब से टीथ ब्रश की आदत डालते हैं कि वो कब से ब्रश करना शुरू करें, ये भी आज हम डॉक्टर से पूछेंगे। ब्रश करने का असल तरीका क्या है, ये भी हम डॉक्टर से जानेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गलत तरीके से ब्रश किया जाता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े फूल जाते हैं या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, ब्लड आने लगता है। तो ये सारे सवालात आज मैं डॉक्टर साहब, दो डॉक्टर्स हैं मेरे साथ जो कि मिस्टर एंड मिसेज हैं, तो मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, मैं आपको मिलवाती हूँ। साथ ही साथ आज के हमारे प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर किया है वो किया है जी ईसा लेबॉर्ट्री ने, और इन्होंने बहुत सारे टेस्ट इनके पास होते हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि डेंटल यानी कि दांतों के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं और डेंटल क्या क्या इनके पास फैसिलिटीज़ हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर साजिदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। अभी आगे फिर और पूछेंगे कैसा लगा, क्योंकि कॉल्स भी हमारे साथ आती हैं और लोग आपसे पूछते हैं बहुत सारे आपके सवाल, जो कि आपने उसके लिए रहना है तैयार। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान शिराजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। दोनों जी मिस्टर एंड मिसेज हैं और दोनों ही एक ही फील्ड में हैं, दोनों ही डेंटल सर्जन हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि ख़ास पहले हम छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही छोटी यानी कि बच्चे पहले जो उनके दांत आते हैं, वो ख़ास कौन सी एज होती है जिसमें उनके दांत आते हैं? देखिए, बच्चों के दांत आना जो आइडियल टाइम पीरियड दैट इज़ 6 मंथ्स टाइम, 6 महीने का टाइम होता है। लेकिन बच्चे प्री इरप्शंस भी हो जाती हैं, 4 महीने में भी दांत आ जाता है। तो जिस वक्त बच्चे के मुंह में पहला दांत आए, उस वक्त से हमें दांतों की सफाई शुरू कर देनी थी। एक दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो नर्सिंग एज होती है, उसमें बच्चे फीडर्स भी लेते हैं या मदर फीड पे भी होते हैं। तो दांतों के अंदर एक दूध के अंदर एक शुगर होती है, वो तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह में कंटिन्यूस रह रही है। तो हमें डे 1 से ही इसको क्लीन करना होता है, डे 1 से ही स्टार्ट करनी होती है। आप ब्रश नहीं कर सकते, ऑल्दो 6 मंथ्स की ब्रशिंग है, फिंगर ब्रशेस अवेलेबल होते हैं, बच्चों के न्यूनेटल ब्रशेस अवेलेबल हैं, आप उनसे ब्रशिंग करें। बट इन केस अगर पेशेंट्स के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इन दैट केस कुछ नहीं, माँ सिंपल रात को बच्चे को जब भी फीड कराती हैं या बच्चा जब भी बॉटल लेता है, उसके बाद एक मलमल का कपड़ा गीला करके बच्चे का मुंह क्लीन कर दे, दैट इज इनफ फॉर द किड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की अगर केयर दांतों की हम पहले दांत से स्टार्ट करेंगे तो इट विल लास्ट फॉर द परमानेंट टीथ, वो परमानेंट दांतों तक भी रहेगी। लेकिन अगर हम शुरू से ही केयर नहीं करेंगे तो हम अल्टीमेटली प्रॉब्लम में जाके फंसेंगे। यहाँ पे एक सवाल है मेरा डॉक्टर साहब कि ये कहा जाता है कि जी ये तो दूध के दांत है, टूट जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दांत हैं, चले जाएंगे, दूसरे वापस आ जाएंगे, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर उन्हीं दांतों की सफाई शुरू की जाए तो जो बाद में दांत आएंगे वो एक सेहतमंद दांत होंगे? बिल्कुल। देखिए, इसके 2 रीजंस हैं। देखिए, बच्चा एक दिन भी पेन में नहीं रह सकता, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। चाहे दूध के दांत हैं जिन्हें 6 साल की एज में शेड ऑफ होना है, लेकिन 6 साल के टाइम पीरियड तक अगर किसी दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बच्चा पेन में तो नहीं रहेगा। अल्टीमेटली अगर हम केयर करेंगे तो दांतों के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पेन्स नहीं आएंगे, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेन रीजन ये है कि अगर हम दूध के दांतों के दरमियान स्पेसेस होती हैं, जिन स्पेसेस को अकोमोडेट करते हैं हमारे नीचे से आने वाले परमानेंट दांत, जो कि 6 साल की उम्र से आते हैं, अगर इस दांत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी या इन्फेक्शन होगा तो ये नेचुरली परमानेंट डेंटिशन को इफेक्ट करेगा। उसका रीजन ये है, जॉ ग्रोथ के ऊपर भी फर्क पड़ता है, जो जॉ जबड़े की ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, प्लस जो नीचे टूथ बड, जो परमानेंट दांत नीचे एक बड की फॉर्म में मौजूद है, उस तक भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। बिकॉज जिस दांत में इन्फेक्शन है दूध के, उसी के नीचे उसका परमानेंट दांत
मौजूद है। है। तो अगर दूध के दांत में कोई प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली वो लीड करेगा प्रॉब्लम परमानेंट दांत के अंदर। तो दूध के दांतों की केयर प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है 2 रीजंस की। एक तो ये कि बच्चे को पेन ना हो कभी भी, और दूसरा ये कि परमानेंट डेंटिशन हमारी फर्दर मोर कभी अफेक्टेड ना हो। तो ये कहना कि दूध के दांत गिर जाएंगे, अल्टीमेटली थोड़ी सी एजिंग होती है, अगर कोई डिजीज हो तो परमानेंट दांत भी गिर ही जाते हैं, उनको भी आप रिप्लेस करा लेते हैं। तो ये कहना ये दुरुस्त नहीं है कि दूध के दांत गिर जाएंगे तो अब हम उनकी केयर ना करें। केयर आपको स्टार्ट से करनी। डॉक्टर कुछ कहना चाह रहे थे शायद। मैं यही कह रहा था कि जब दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, तो दांतों के मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया उनका फ्लोरा चेंज हो जाता है। ठीक है। वो बैक्टीरिया जब कैविटीज वाले बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली मुंह के अंदर जो परमानेंट उतारने वाले हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। तो अगर दूध के दांत खराब होंगे तो वो खराबी मुसलसल लीड करेगी, और वो जो मुस्तकिल जो परमानेंट दांत निकल रहे हैं, जो पक्के दांत निकल रहे हैं, वो भी खराब होंगे। तो इसलिए जब इब्तदाई उम्र से ही सफाई रखी जाएगी और दांतों की सेहत का ख्याल किया जाएगा तो डेफिनेटली जिंदगी भर वो एक आदत भी बन जाएगी और वो दांत भी सेहतमंद रहेंगे। ओरल हाइजीन के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ओरल हाइजीन बेसिकली स्टार्ट होती है मुंह की सफाई से, लेकिन मुंह साफ है ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि मुंह डिजीज फ्री भी हो, यानी मुंह के अंदर कोई बीमारी ना हो, बीमारियों से भी पाक हो। तो ये एसोसिएटेड तो है आपकी दांतों की सफाई से, लेकिन इसके अलावा भी समटाइम्स हम दांतों की बहुत अच्छी सफाई कर रहे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन होते हैं, उसकी वजह से भी ओरल डिजीजेज होती हैं। तो ओरल हाइजीन हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स में है। दांतों की सफाई अपनी जगह इंपॉर्टेंट है उसमें, और दांतों का और मुंह के मसूड़े जितने भी हैं, गाल है हमारे, जबान है, इन सब का बीमारियों से पाक होना भी ओरल हाइजीन के अंदर आता है। ओरल हाइजीन को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे पास ब्रशिंग भी है, हमारे पास फ्लॉसिंग भी है, माउथ वॉशेस भी यूज किए जाते हैं, बहुत सारे डेंटिफिसेस भी यूज किए जाते हैं जो कि ओरल हाइजीन को बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम दांतों की सफाई जो कि बेसिक है ब्रशिंग, अगर हम वही ना करें तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर फर्दर मोर हमें प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती हैं। तो फिर डिजीजेज होती हैं, जो कि सबसे कॉमन डिजीज होती है जिंजिवाइटिस, उससे कॉमन होता है। फिर उसके बाद आती है बैड ब्रेथ, यानी मुंह से बू आना। फिर उसके बाद दांतों का हिलना है, कीड़े लगना है, ये सारी फिर कनेक्टेड होती है। एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मुंह के अंदर बैक्टीरिया लगा आपका जो कि दांतों के अंदर जिंजिवाइटिस किया, और फिर ये कनेक्टेड है और ये आगे सारी फर्दर मोर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। जी डॉक्टर साहब। और ब्रशिंग में सिर्फ ये है कि ब्रशिंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ब्रशिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से किया जाए। उम्र लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन ब्रश की प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होती। तो ब्रश को प्रॉपर तरीके से किया जाए। जो दांत की मुख्तलिफ सतहें हैं, दांत की चबाने की सतह है, गाल की तरफ की सतह है या जबान की तरफ की सतह है, इन तीनों सतहों पर ब्रश को अलग-अलग किया जाए, ब्रश प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग की जाए। और फिर जो दांतों के दरमियान की सतह है जहां पर हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां पर डेंटल फ्लॉस आता है, वैक्स धागे होते हैं जिनको दांतों के दरमियान डालकर हम दांतों की सफाई करते हैं। ठीक है। तो ब्रशिंग टेक्निक तो जरूरी है। ही कर सकते हैं आप? नहीं, ये खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल। ये इजीली अवेलेबल होते हैं हर फार्मेसी में, और आप बिल्कुल अपने ब्रशिंग के साथ साथ खड़े होकर कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो बिल्कुल ब्रशिंग जरूरी है, फ्लॉसिंग जरूरी है। इसके अलावा ब्रशिंग टेक्निक है, प्लस ब्रश सही वक्त पर किया जाए। ठीक है। उमूमन ये होता है कि जब दिन भर में हम खा पी रहे होते हैं, बातचीत करते हैं, पानी पीते हैं, तो ऑटोमेटिकली दांतों की सफाई होती रहती, धुलाई होती रहती। ठीक है। लेकिन जब एक दफा रात को जब खाना खा के सो जाते हैं तो दांतों के दरमियान जो गंदगी जमा होती है, फिर वो पूरी रात वहां जमा होती है। ठीक है। और वो रात भर थूक की वजह से और वहां पे बैक्टीरिया जब अमल करते हैं तो वो गलाते हैं खाने को और फिर वो दांत खराब होते हैं। तो रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात की ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं पेशेंट की कि रात को हर हाल में मेक इट अ हैबिट कि रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें। और सुबह उठें तो कुल्ली करके नाश्ता कर लें, नाश्ता करने के बाद ब्रश करें, ताकि पूरे दिन भर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी और अपने शेड्यूल में है, ब्रशिंग का टाइम नहीं मिलता तो दिन भर बाकी दांतों की सफाई रहे। तो ब्रशिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग करने का वक्त इंपॉर्टेंट है, प्लस ब्रश करने का दौरानिया इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट का टाइम ब्रश किया जाए। दांतों की हर दांत को फोकस करके अलग अलग दांतों की सफाई की जाए। जल्दी जल्दी में हम ब्रश ना करें। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि बाज लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, बहुत ज्यादा रगड़ते हैं ब्रश को, जिसकी वजह से भी दांतों में इरोजन हो जाती है, यानी कि दांतों की सतह घिस जाती है और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, दांतों के ऊपर की हिफाजती तय हट जाती है, जिसकी वजह से इवन उनको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। वो पानी पीते हैं तो लगता है, हवा सांस लेते हैं तो हवा लगती है। तो ये दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से।
और इसके पेशेंट अलावा- ये हमारे पास सॉरी वो करते हैं कि मैं तो आप बिल्कुल इतनी बात कर ज़्यादा सकते हैं बीच में। इतनी ब्रशिंग हम तो करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, दे डोंट नो कि रीज़न क्या है। अग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन ब्रशिंग अपनी जगह वो कर रहे हैं, लेकिन वो अग्रेसिव कर रहे हैं तो उन्होंने तो लेयर ही दांत की उतार दी है, प्लस गम्स को भी इरिटेट किया है जिसकी वजह से गम्स नीचे चले हैं। अल्टीमेटली सेंसिटिविटी उनका जो है वो बढ़ जाती है, तो जो क्लीनिंग होनी थी वो क्लीनिंग के साथ साथ उनका ये एक काम प्रॉब्लम खराब भी हो बढ़ जाता गया। है। अच्छा, मैं भी जब ब्रश करती हूँ तो मेरे घर वाले ये कहते हैं कि थोड़ा जल्दी आया करो तुम, तो क्या है कि इतना टाइम लगाती हूँ। मेरी आदत है कि मेरी बचपन से ये आदत है कि एक एक दांत को हल्के 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 ब्रश करने की मेरी आदत है, तो उससे ये होता है कि मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती। क्योंकि आपके अगर कोई खाना या कोई ऐसी चीज रह जाए, आप जब बात करते हैं थोड़ी देर के बाद आपके मुंह से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जो मेरे ख्याल में आपके सामने वाले को भी बर्दाश्त नहीं होती। Exactly, ये भी एक बिल्कुल। डॉक्टर साहब बड़ा मसला है, तो इसके बारे में भी मुझे बताइए कि मुंह से जो स्मेल आती है। देखिए, स्मेल आना बिल्कुल सही है। स्मेल आने का ताल्लुक बेसिकली दांतों की सफाई से ही है कि जब हम खाना खाते हैं या नॉर्मल रूटीन में भी तो हमारे दांतों में थूक की एक लेयर जम जाती है, और वो वक्त पर अगर साफ ना की जाए, अगर 12 घंटे में साफ ना की जाए तो वो हार्ड हो जाती है। ठीक है। और उस हार्ड होने की वजह से फिर वो ब्रशिंग के थ्रू साफ नहीं होती, तो वो लेयर जमती जाती है और फिर वहाँ पे टार्टर प्लाग और दीगर इस तरह से कैलकुलस वगैरह डिपॉजिट होते हैं। जिन लोगों के दांत साफ नहीं रहते उनमें वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो स्मेल करते हैं। ठीक है। हर शख्स के मुंह में लाखों की तादाद में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया स्मेल नहीं करता। वो सही। स्मेल पैदा करने वाले वो ऐसे रतूबत खारिज करते हैं, ऐसे एंजाइम्स खारिज करते हैं जिसकी वजह से स्मेल आती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स के मुंह से स्मेल आ रही होती है उसको खुद फील नहीं होता कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन सामने क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका होता है, वो उस बदबू का आदी हो चुका होता है। तो ये सामने वाले को ही फील होता है कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है, जब तक लोग उसे बताते हैं। साथ साथ कॉल्स भी लेते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? बोलेंगे ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैंने कैविटी लग गई थी मोहम्मद आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोलें, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आप सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, हम कंटिन्यू। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो ब्रशिंग, दांतों की सफाई अगर हो तो ये मुंह से बदबू आने का प्रोसेस भी ना हो। उसके अलावा ये कि ब्रश भी एक प्रॉपर टाइम पर चेंज करना जरूरी है। हाँ, ये मिनिमम बड़ा अच्छा 3 महीने का टाइम है कि 3 महीने के अंदर अगर ब्रश आपका खराब नहीं भी हुआ फिर भी आप चेंज कर लें। ठीक है। और अगर 3 महीने से पहले ही ब्रश खराब हो गया तो फिर भी चेंज कर लें। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि कभी भी कोई हमें बीमारी होती, इवन फ्लू भी होता है, तो हमारा चूंकि मुंह के बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं और वो बीमारी वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो किसी भी बीमारी से रिकवर होने के बाद अपना ब्रश चेंज करना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि हम हेल्दी हो जाते हैं लेकिन हमारे ब्रश के अंदर वो बैक्टीरिया जमा होते हैं और वो दोबारा जब हम ब्रश करते हैं तो वो दोबारा डिजीज करते हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी बीमारी से उठें, इवन बुखार भी अगर हमें हो, देखिए बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी होती है उसका सारा इम्पैक्ट दांतों पर और मुंह पर आता है, मुंह के बैक्टीरिया पर आता है। हमारा थूक चेंज हो जाता है, हमें बुखार होता है तो हमें किसी चीज़ का जायका फील नहीं होता, बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं, फ्लोरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब भी कभी किसी बीमारी से हमें रिकवर हो, ब्रश को चेंज करना ये जरूरी बड़ी है। अच्छी बात की आपने। साथ ही हमारे साथ कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जी, मैं मारिया कराची से बात कर रही हूँ। जी मारिया, क्या सवाल है? जी, सवाल ये है कि मैं जब पानी वगैरह पीती हूँ तो मेरे नीचे की दांत से ब्लड आता है। दांत से ब्लड आता है? और यानी कि ब्रश मैं सुबह और रात में दोनों दफा करती हूँ, लेकिन जब भी पानी पीऊंगी ना तो नीचे दांत से ना ब्लड आएगा। पानी पीने में दांत से ब्लड है, कोई सवाल करना? देखिए दांत ब्लड आना सवाल तो नहीं करना नहीं। पड़ेगा। अच्छा जी, हम आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। बेसिकली मुंह से खून आना, दांत से नहीं मसूड़ों से खून आते हैं। उसका तरीका उसका यही है कि पेरियोडोंटाइटिस, जो मसूड़े गल जाते हैं जिन लोगों के, उनमें इवन कंडीशन ये होती है कि आप फिंगर से टच भी करें तो खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो इतने ज्यादा मसूड़े गल जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं कि वो हर वक्त ब्लीड कर रहे होते हैं। ठीक है। ये सबसे मेन रीजन है दांतों के गिरने का, जिसमें दांत खराब हुए बगैर अपनी जगह ढीले होकर और गिर जाते हैं।
अच्छा। तो ये मसूड़ों की बीमारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंह की सेहत के लिए जहाँ दांतों की सफाई जरूरी है, वहाँ मसूड़ों की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। उमूमन मुशाहिदे में हमने देखा ये है कि जिन लोगों के मैदे का कोई प्रॉब्लम होता है, जी। जिन लोगों के निज़ाम हाजमा में कोई प्रॉब्लम होता है, तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, मुंह से हर वक्त गैसेस आ रही होती है, तो जिसकी वजह से वो मसूड़ों को हर वक्त वो गला देते हैं, हर वक्त उनके अंदर एसिडिटी रहती है, सलाइवा उनका जो थूक जो है वो तेजाबी हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर हर वक्त एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, वो जो तेजाबी थूक रहता है, जिसकी वजह से वो दांत गलते रहते हैं। प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करूं कि आजकल ये ट्रेंड हम यंगस्टर्स के अंदर बहुत देख रहे हैं कि जो लोग वेट लॉस के लिए वेनिगर्स यूज करते हैं, सिरका यूज कर रहे हैं, और डाइट्स के लिए पूरे पूरे दिन वो जूसेस बना के रख लेते हैं और नींबू के साथ और Detox सिरके के waters साथ use डिटॉक्स करते हैं। वाटर यूज करते हैं, तो तेजाब की तरफ। वो फ्रीक्वेंटली बार बार पीते रहते हैं। लेकिन वो बार बार पीने की वजह से वो जो खट्टापन या वो जो तेजाबियत हर वक्त थूक में रहती है, तो वो भी दांतों के गलने का फिर भी हम और बात दांतों करते के हैं क्योंकि ये मसूड़ों के बड़ा खराब होने का आपने बायस बन रही है। खास बात उठाई है, पॉइंट उठाया है। जी हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कराची से बात कर रही हूँ मैं। जी बात कीजिए, क्या सवाल है? जी मैंने ना सफाई करवाई थी, वो कनाल करवाया था दांतों को। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, समझ कुछ नहीं आ रहा। मैंने रूट कनाल करवाई थी। हेलो डॉक्टर। जी जी हेलो जी जी, आगे बोले बोले, बात करें। डॉक्टर साहब, मैंने रूट कनाल करवाया था हाथों का, और वो मैंने मसाला वगैरह भरा, वो ब्लैक हो गए, सामने के दांत में ब्लैक हो गए। सवाल हाँ, रूट कैनाल में बेसिकली करते हैं ये है आपको लाइव जवाब दे रहे हैं जी। कि दांतों की जड़ों को, दांतों की नसों को हम डेड कर देते हैं, और दांतों की नसों को डेड करने के बाद दांतों की जड़ों की भराई की जाती है, उसके बाद दांतों की भराई की जाती है। तो बाकी दांतों में जिस तरह से दांत सारे वाइटल होते हैं, जिनको हर वक्त ब्लड सप्लाई मिल रही होती है और हर वक्त सेंसेशन मिल रही होती है, उनको नरिशमेंट मिल रही होती है, ग़िज़ाइयत मिल रही होती है। इनका सवाल था कि उन्होंने रूट कनाल करवाई थी। डॉक्टर साहब, रूट कनाल जो करवाते हैं उसमें असल जो आपके अपने दांत होते हैं वो किस हद तक इफेक्ट होते हैं? क्या वो पूरे तो खत्म नहीं किए जाते? उनकी एक मेरे ख्याल में अंदर जो जड़ होती है वो तो रह जाती है। देखिए, दांतों की जो रूट कैनाल हम करते हैं उसके अंदर दांत में से सिर्फ हम उसका एक वाइटल पोर्शन होता है दांत का, जो कि दांतों की नसें कहलाती हैं, हम सिर्फ उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि वाइटैलिटी दांत की ख़त्म करनी है। ठीक है। उस वाइटैलिटी को ख़त्म करने का रीज़न ये है कि दांत के अंदर तकलीफ हो रही है, जो कि नीचे तक नर्व में इन्फेक्शन चला गया है। अब उस वाइटैलिटी को ख़त्म करेंगे और नीचे से पूरा दांत के अंदर से इन्फेक्शन निकाल देंगे। तो दांत के अंदर की जितनी भी नसें होती हैं हम उन्हें रिमूव करते हैं। दांत का ऊपर का क्राउन पोर्शन होता है और एक रूट पोर्शन होता है, वो दोनों चीज़ें दांत के मुंह में रहती हैं आपके। सिर्फ उस रूट पोर्शन में से हम जो दांत की नस होती है उसको रिमूव करके, उसको डी इन्फेक्ट करके, उसके अंदर से जितना भी इन्फेक्शन है उसको रिमूव करके उसके अंदर एक दवा डालते हैं, दवा डाल के उसको फर्दर मोर क्लीनिंग करके फिर उसको फिल अप कर देते हैं। तो दांत, इनका जो मसला था उन्होंने कहा कि शायद ब्लैक हो गया इनको है। कॉस्मेटिक्स, उनका दांत ब्लैक हो गया है रूट कैनाल कराने के बाद, तो उसके दो रीजन है। या तो ये कि इनकी रूट कैनाल प्रॉपर नहीं हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि रूट कैनाल प्रॉपर हुई थी लेकिन जिस दांत में कीड़ा जहां से लगा और उसने नस को खराब किया, तो हमने वो कीड़ा ऊपर के दांत से सारा रिमूव नहीं किया, तो वो सेकेंडरी केरीज करने लगता है। तो कीड़ा, आपकी नस तो डेड हो गई है दांत में, माइट बी पॉसिबल शी विल नॉट बी हैविंग पेन इन दैट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो कीड़ा दांत के ऊपर के पोर्शन में लगा हुआ था वो सेकेंडरी केरीज कर रहा हो, जिसकी वजह से इनका दांत बाय द टाइम काला हो रहा है। इनको दोबारा डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, जाके अपनी फिलिंग को चेक कराना चाहिए कि फिलिंग के साइड में तो कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से ये इनका दांत ब्लैक हो रहा है। और इन्हें ये भी चेक कराना होगा साथ साथ कि जो उनकी रूट कैनाल हुई थी अभी वो ठीक है भी या नहीं है, क्योंकि इस तरह के केसेस के अंदर रूट कैनाल के अंदर सीपेज या लीकेज हो जाती है और वो प्रॉब्लम करती है। तो हो सकता है कि इनका दांत डेड हो रहा हो, फर्दर मोर प्रॉब्लम हो रही हो, वो इन्हें चेक कराना पड़ेगा। तो इस लेबोरेटरी में जो टेस्ट हैं जो डेंटल के हवाले से, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, ये आपके पास भी आ सकते हैं? इस लेबोरेटरी में कुछ
क्या चीजें अभी इंट्रोड्यूस हुई? देखिए ईसा लेबोरेटरी का सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस चीज़ ये है कि ईसा लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास सारे के सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, प्लस जो हमारी ओपीजी है जो कि डेंटल रिक्वायर्ड है, और प्लस हमारे जो ब्लड टेस्ट जो डेंटल प्रोसीजर से रिगार्डिंग है वो हमारे पास एक ही सेंटर के अंदर अवेलेबल हैं। मतलब हमें उसके लिए वेट नहीं करना या पेशेंट को कहीं और ट्रैवल नहीं कराना है। ऑल एवरीथिंग इज इन जस्ट वन प्लेस हमें अवेलेबल है। हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं जो कि हमें शुगर के पेशेंट्स के अंदर, डायबिटिक्स हैं या इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या और दूसरे जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं या जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और मेजर टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये टेस्ट तो बेसिकली हमारे डेंटल रिगार्डिंग है जिन्हें मैं कोट कर रही हूँ। उसके अलावा बहुत सारी और दूसरे डेंटल ब्लड टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं। प्लस ये कि ओपीजी हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, और जब बहुत ज्यादा दांतों में केरीज होती है तो आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि जिसके मुंह में एक प्रॉब्लम है, उसके एक दांत में कीड़ा लगा हुआ, उसके 3-4 दांतों में। तो अब ये कि आप पेरिपेल छोटे छोटे एक्सरेज एक्सपोज करें बहुत ज्यादा, उससे बेहतर है कि आपके पास सेंटर में फैसिलिटी अवेलेबल है ओपीजी की तो आप वहीं से करवा लें। तो ईसा डेंटल सर्विसेज के पास ये 2 मेन चीजें हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो पेशेंट्स को ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देते हैं ऑन ब्लड टेस्ट, प्लस ये ओपीजीज के ऊपर। इन सारी चीजों पे ये बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, ताकि सॉरी जी आप बात कीजिए। ताकि वन रूफ के अंदर पेशेंट को सब कुछ मिल जाए और वो सारी चीजें करा के शॉर्ट टाइम में ये सारे प्रोसीजर्स कर लें। वेरी नाइस जी। जिस तरह आपको पता है कि ईसा लेबोरेटरी तो हर जगह मौजूद है और जाते हैं आप लोग टेस्ट करवाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन अभी डेंटल की जो यहाँ पे नई फैसिलिटीज जो नई कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, मगर हम एक कॉल के बाद आपसे जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉनर कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने अभी डेंचर बनाया है और मुझे है ना शॉकलेन है, उसकी वजह से डेंचर है ना चिपकता नहीं है मेरा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डेंचर जो है ना वो निकल जाता है क्योंकि शॉकलेन है और उसकी वजह से वो चिपकता नहीं है। तो कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसे ड्रॉप्स हो जिससे मैं चिपका सकूं? प्रॉब्लम क्या है? शुगर है, शुगर है? शुगर है। जी, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। देखिए शुगर है, शुगर में ये होता है कि रिजेस जो दांत की जबड़े की हड्डी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा रिजॉर्व हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से डेंचर चिपक नहीं पाते। लेकिन ऐसा वक्त के साथ होता है, अगर इनका डेंचर डे 1 से ही नहीं फिट हो रहा तो दैट मीन्स डेंचर में प्रॉब्लम है, इट नीड टू बी करेक्टेड, डेंचर को ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि डेंचर पहले से ही फिट हो रहा था और शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से वो अब लूज हो गया, हड्डी सिकुड़ गई है या हड्डी गल गई है, तो ऐसी कंडीशन में दीगर और चीजें भी होती हैं। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स हैं जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉफ्ट बेस्ड डेंचर्स होते हैं जो मसूड़ों के साथ बिल्कुल एडहेयर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ओल्ड पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक पेशेंट के लिए, और रीलाइनिंग करवा सकती हैं ये अपने डेंचर की। तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन मौजूद है। आप प्रॉपर किसी डेंटिस्ट को या अपने किसी भी नियर डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में किसी ब्रांच में आप विजिट करें, जाएं आप डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी में ही जाइए और वहीं जाके एक ऑथेंटिक विजिट करें, बिल्कुल इस मसले का हल मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने बात की डेंटल सर्विसेज की, मैं बिल्कुल उसका जवाब देना चाहूँ। ईसा सर्विसेज, ईसा लैब तो खैर बहुत अरसे से नेशन वाइड सर्व कर रही है, बट 25 अप्रैल को डॉक्टर फरहान ईसा जो हमारे सीईओ हैं, उनका अपना विजन है, उन्होंने लॉन्च किया डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विस। वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट डेंटल चेन इन पाकिस्तान, लॉन्गेस्ट डेंटल चेन इन पाकिस्तान। तो अब जितनी नेशन वाइड जितनी सारी हमारी ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट हमारा विजन है कि तमाम सेंटर्स में डेंटल सर्विसेज भी सर्व की जाए वहाँ पर। अभी राइट नाउ वी हैव द 6 सेंटर्स जो कि डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मेन सेंटर नॉर्थ नाजिबाबाद में, सफूरा गोट पे सफूरा सेंटर है, गुलशन सेंटर है, इसके अलावा जौहर है, शहीद मिल्लत पे हमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज का विजन यही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटिस्ट्री भी हो, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क हो और प्लस रीजनेबल अमाउंट में हो, मतलब काम बेहतरीन हो लेकिन मुनासिब पैसों में, मुनासिब कीमतों में हो। उमूमन ये एक देखा गया है, परसेप्शन है और एक देखा गया है कि डेंटिस्ट्री इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट हो गई है कि जिसकी वजह से लोग डेंटिस्ट को, अच्छे डेंटिस्ट को अप्रोच नहीं कर पाते, तो कोएक्स का रुख करते हैं, अताई डॉक्टरों की तरफ जाते हैं कम पैसों की वजह से, और फिर वहां पर वो ये भी मैं आपसे बिल्कुल पे भी आऊंगी, ये सवाल मेरे माइंड में था, आपने खुद ही उठा दिया। साथ हमारे हैं लारे, अस्सलाम वालेकुम, इसके बाद आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लारे। वालेकुम अस्सलाम।
मैं लारिफ फैजी से बात कर रही हूँ। लारिब, अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि मुझ तक सवाल नहीं आएगा और फिर आप सवाल कीजिए। जी बंद कर दी। वो मेरा सवाल ये है कि रोड किनारे हुई है मेरी और नीचे के ना पे येलो कलर की ना वो है, तो वो इसलिए भी कर लो हटती नहीं है। येलो रूट कनाल करवाई है, उस पे एक येलो कलर है, वो हटता नहीं है, कुछ ऐसा कह रही हैं आप? किनारे पे आवाज हुई है, करके। नीचे के दांतों का हुई है। अच्छा, आपको लाइव जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम देखते रहना है। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जाते जाते हमने एक सवाल हमारे पास आ गया था, कॉलर ने जो सवाल किया था वो समझ आ गया था। डॉक्टर साजिदा, उसका जवाब आप दीजिए। जी, इन्होंने कहा कि मैंने रूट कैनाल कराई है और उसके बाद मुझे दांत के पास एक पीला सा दाना हो रहा है। दिस इज़ द इंडिकेशन कि इनके दांत में इन्फेक्शन है, यानी इनके रूट कैनाल प्रॉपर नहीं हुआ है। रूट कैनाल अगर प्रॉपर हो चुका होता तो ये इन्फेक्शन नहीं होता। जब भी इन्फेक्शन को रास्ता एक नहीं मिल रहा कि वो दांत से बाहर निकले, अल्टीमेटली अब वो उसको दूसरा रूट मिला है, वो गम से बाहर निकल रहा है और वो कांस्टेंट पस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो उन्हें चाहिए कि वो दोबारा जाएं और जाके चेक कराइए अपने कंसल्टेंट को, जिसको भी उन्होंने दिखाया है। नहीं तो उनके पास ईसा डेंटल सर्विसेज तो अवेलेबल हैं ही हर जगह, तो वो वहाँ जाके अपना चेकअप करा सकती हैं, जहाँ पे वो जाके ये दिखाएं कि वेदर उनकी रूट कैनाल में कोई प्रॉब्लम है या कहीं से कोई सीपेज या लीकेज तो नहीं है या कोई एडजस्टेंट टूथ तो नहीं इन्वॉल्व हो गया। ये सारी चीज़ें उन्हें चेक करानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आप दोनों ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जगह जगह आपने देखा है कि लिखा हुआ होता है डेंटल डॉक्टर जो है वो दांतों के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और वो 200 रुपये 400 रुपये पैसों की भी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन असल मसला आपकी सेहत है। बिल्कुल। तो वो बहुत कम पैसे, आप बात कर रहे थे कि बहुत महंगा हो गया है, लेकिन बहुत सी गली गली में जो ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं वो कम पैसे लेके भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के बहुत सारे मसाइल, क्योंकि हेपेटाइटिस सी मेरे ख्याल में ज़्यादातर इसकी वजह से होता है क्योंकि आपके जो टूल्स होते हैं वो एक से दूसरे इंसान को इस्तेमाल करने से, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर कोई शायद नहीं जानता और बहुत से लोग जानते हैं, इसके बावजूद वो ऐसे डॉक्टर्स के पास जानते हैं। और एक कॉलर है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज, क्या पूछेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी है, आई थिंक उसकी उम्र है तकरीबन 15-16 साल ना, उसके दांतों में ऊपर नीचे है ना, तो वो काफ़ी परेशान है और मैं इतना अफोर्डेबल नहीं हूँ कि दांतों को बराबर कर पाऊँ, क्लिप क्या जो लगता है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर इससे हमारी क्या मदद करेंगी? अच्छा ठीक है, सवाल पूछना, लाइव जवाब दे रहे हैं आपको। अच्छा, 15-16 साल की इनकी बेटी है जिसके दांत आगे पीछे हैं, तो उसके लिए सिंपल इन्हें करना ये है कि अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करना है। ठीक है, स्पेशली ही कैन गो टू ईसा डेंटल सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट पे 20% ऑफ है। तो जो भी ये ब्रेसेस का प्रोसेस है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये कम से कम 2 से 2.5 साल के अंदर कंप्लीट होता है जाके प्रोसेस। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं उस तरह से इनका प्रोसेस भी तकरीबन 2 से 2.5 साल का होगा। तो उसके ऊपर इनकी जो भी चार्जेस होते हैं उस पर 20% ऑफ होगा, प्लस जो हमें इस ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेज रिक्वायर्ड हैं वो ओपीजी की फॉर्म में या सेफ की फॉर्म में, तो वो भी अवेलेबल है ईसा डेंटल सर्विसेज में। तो ये वहीं से करवा के वहीं के किसी डेंटिस्ट को दिखा दें, तो ये उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से इन्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ईसा डेंटल सर्विसेज इनके स्पेक्ट में 3 तरह से काम करेगा। एक डेंटिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटी ऑफ एक्सरेज भी है वहाँ पर, और डिस्काउंट भी उनके लिए अवेलेबल है। वेरी नाइस जी। फिर आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो जिसके दांतों में दर्द है, जिसके दांत पीले हो रहे हैं, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े या ऊपर नीचे हैं, जो भी हम कहते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, वो लोग ज़रूर जाइए। 20% ऑफ है। ईसा लेबॉर्ट्री में जाके डॉक्टर्स को दिखाएं, और बहुत हाई क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं और आपका ख्याल उस तरीके से रखते हैं। आम डॉक्टरों से, गली गली के डॉक्टर से बचें, क्योंकि मुंह का एक ख़ास ये हिस्सा है, दांत जो है मुंह का ख़ास हिस्सा है। और कॉलर है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ, मुनीर नाम है मेरा। जी मुनीर, क्या सवाल करेंगे? अच्छा, अभी बातचीत जो हो रही थी तो टॉपिक में बात कर रहा हूँ, 2 बातें करनी है मैंने। अब तो मैं कुछ सवाल नहीं करना, मैंने बात करनी एक तो एक अप्रेंटिस जो यूज कर रहे हैं आप लोग ना, बात तो मैं ईसा लैब वाली बात करूंगा। मैं रिसेंटली गया था गुलशन बाग पे, तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से यूज करे हुए अप्रेंटिस से जिनको जो है स्टेपल किया हुआ था। यूज की लाइन ड्रॉप हो गई है, अगर जितना समझ आया वो आप मुझे बता दें। उन्होंने जो शायद वो कह रहे हैं कि यूज किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा यूज किए। देखिए ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट्स हो
तो उसकी बात फिर किसी हद तक समझ में आ सकती है। लेकिन एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सिर्फ चेकअप करते हैं वो तो बल्क क्वांटिटी में किसी भी डेंटिस्ट के पास होते हैं। तो ये मेरे डॉक्टर ख्याल साहब में एक बात बताएं कि एक तो शुगर के लिए आपने बताया, अगर शुगर पेशेंट को ये मर्ज हो जाए, दांतों का दर्द हो या उसके दांतों से खून आना, ये किस हद तक खतरनाक है? बिल्कुल, देखें शुगर पेशेंट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप भी जवाब दे सकती हैं। बिल्कुल दोनों जवाब जी। शुगर पेशेंट में चूंकि जख्म भरते नहीं है, खून गाढ़ा हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं होती, खून जमता नहीं है तो जख्म भरता नहीं है, इसलिए छोटी छोटी जख्म भी उनके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं हीलिंग के लिए। इवन हमने देखा है मुशाहिदे में अब तक ये बात आई है कि हम जो इंजेक्शन भी प्रिक करते हैं उस इंजेक्शन के लगने का भी जख्म बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है समटाइम्स हील होने में। तो इसलिए डेंटल प्रोसीजर को अगर वक्त पे करवा लिया जाए तो वो तो ठीक है, वरना अगर दांते को मर्ज को छोड़ दिया जाए, इवन देखा गया बहुत से दांत हिल रहे हैं और लोग छोड़ देते हैं कि भाई हमें शुगर है, हम नहीं निकलवा रहे शुगर की वजह से, तो उसका छोड़ देना ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। ठीक है। तो शुगर के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट उसको मैनेज करने के भी तरीके होते हैं। तो अपने डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें और वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, जो भी डायबिटिक पेशेंट के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करते हुए अगर दांत को निकालने की जरूरत है तो वो दांत निकलवाए जाएं। अगर उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीट करवाया जाए। एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक मिथ है लोगों में, इसके अलावा भी और बहुत सारी डेंटिस्ट्री के अंदर, कि जो शुगर पेशेंट है वो अपने डेंटल प्रोसीजर से अवॉइड करते हैं, कतराते हैं। वो कहते हैं हम दांत नहीं निकलवाएंगे क्योंकि हमें शुगर है, हम दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें शुगर है, या हम दांतों की सफाई नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें शुगर है। तो शुगर का दांतों की इस शुगर की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ाना मुनासिब नहीं है। दांत निकलते भी हैं शुगर पेशेंट में, दांतों की सफाई भी होती है, दांतों की रूट करने तमाम के तमाम प्रोसीजर्स डायबिटिक पेशेंट के लिए होते हैं। नॉर्मल लोगों से और डायबिटिक पेशेंट में प्रोसीजर डिफरेंट होता है, उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। हमें उनकी शुगर रीडिंग्स पहले चाहिए होती हैं, शुगर अगर हाई लेवल पे है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ सारे प्रोसीजर डायबिटिक पेशेंट के लिए होते हैं। सिर्फ इस चीज की वजह से प्रोसीजर्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हमें शुगर। बिल्कुल जी, जिनको शुगर है वो भी जरूर जा सकते हैं, इस लेबोरेटरी में जाइए और जाके अपने दांतों का जरूर इलाज करवाएं, क्योंकि दांत है तो सब कुछ है, अगर दांत नहीं होंगे तो हम कुछ खा नहीं सकते हैं। डॉक्टर साजिदा, मुझे ये बताइए कि दांत जो लोग लगवाते हैं, कुछ लोग उसको टेम्परेरी लगवाते हैं, जब चाहे वो निकाल सकते हैं, कुछ लोग उसको फिक्स करवा लेते हैं। दोनों में मुझे या तो फर्क बताइए या ये बताइए कि दोनों में से बेहतर क्या है? अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की एज पे ये प्रोसीजर बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है। और प्लस पेशेंट की मेडिकल हेल्थ के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर निकालने लगाने वाले ही दांत यानी बतीसी ही बनानी पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि उनके मुंह में कोई दांत ही नहीं है। किसी भी परमानेंट दांत को बनाने के लिए हमारे पास सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जिनके अंदर हम परमानेंट दांत बना रहे हैं, अगर तो उनके मुंह में और दांत हैं जो कि आगे पीछे मौजूद हैं, तो हम उनके अंदर परमानेंट दांत बना सकते हैं। ठीक है। प्लस हम इम्प्लांट्स लगा के भी परमानेंट दांत बना सकते हैं। अगर उनके मुंह में कोई दांत नहीं है तो हम फिक्स दांत भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग ओल्ड पेशेंट जिनके मुंह में कोई दांत ही नहीं है और प्लस उनकी रिज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो सपोर्ट नहीं कर रही है कि हम इम्प्लांट उनको फेवर करे, तो उनके लिए हम निकालने लगाने वाले दांत जो कि बतीसी होती है, डेंचर, कंप्लीट डेंचर्स कहलाते हैं, उनके अंदर हम वो बनाते हैं। अब इसकी भी दो क्वालिटीज हैं। हम प्रेफर ये करते हैं कि पेशेंट सॉफ्ट डेंचर्स बनवाएं, इसलिए कि जिनकी बोन इतनी सूटेबल नहीं है कि वो इम्प्लांट्स का लोड बेयर करें, तो जो हमारे खाने पीने का जो बाइटिंग प्रेशर्स हैं वो बेयर नहीं कर पाती, तो कुछ अरसे के बाद वो रिजॉर्ब होना शुरू हो जाती है। उस रिजॉर्प्शन बहुत तेजी से ना हो और उस रिजॉर्प्शन के बाद उनका डेंचर उनको चुभे नहीं, तो हम उनका रिलाइन डेंचर बनाते हैं, उनको सॉफ्ट बेस डेंचर्स बनाते हैं। लेकिन यंग पेशेंट्स हैं जिनके साथ किसी भी मिसहैप की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, किसी भी ऐसे कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनकी वजह से उनके दांत खराब हो गए हैं। अब उनकी बोन अच्छी है तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो इम्प्लांट्स लगाएं। तो इम्प्लांट सपोर्टेड उनके दांत हम बनाते हैं जो कि फिक्स भी बन सकते हैं, जो कि इम्प्लांट सपोर्टेड हम क्राउन्स बनाते हैं। इम्प्लांट
सपोर्टेड फुल माउथ रिहेबिलिटेशंस भी करते ठीक हैं है। और इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी बना के दे देते हैं। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस डिपेंड कर रहा होता है बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर। तो पेशेंट सूटेबिलिटी, जितना यंग पेशेंट है आप उसको ब्रिजेस की तरफ ले जाने से पहले या दांत निकालने लगाने से पहले आप प्रेफर करें कि आप इम्प्लांट्स लगवाएं, क्योंकि ये आइडियल प्रोसेस है और ये वर्ल्ड वाइड सेफेस्ट प्रोसेस है। ये दो सवाल है मेरे यहाँ पे जी जी। क्योंकि एक सवाल तो ये है कि ये जो आप इम्प्लांट करते हैं ये लाइफ टाइम का होता है या इसमें क्या चेंज करना होता है, कितने दिन बाद आके आपको या कितने महीनों के बाद आके आपको चेक करवाना चाहिए? ऐसा नहीं कि एक बार लगवा दिया और उसके बाद आप भूल जाओ। अच्छा देखिए, इम्प्लांट के साथ बिल्कुल यही है कि आप लगवा दें और भूल जाएं। ठीक ठीक है, ये फॉर लाइफ प्रोसेस लेकिन होता है। इसको आपने चेक नहीं करवाना, दिखाना नहीं। अगर कोई दर्द है या कोई मसला है अगर कोई प्रॉब्लम Exactly. हो रही है तो आप आप आएं। दिखा सकते हैं, अगर नहीं otherwise है तो कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने फॉर लाइफ एक केयर करनी है, जो कि चाहे आप इम्प्लांट लगाएं, चाहे आप डेंचर लगाएं, चाहे आप दांतों की सफाई करवाएं। गम्स हेल्दी, योर एवरीथिंग इज हेल्दी। अगर आपके मसूड़े हेल्दी हैं, आपका इम्प्लांट अच्छा रहेगा। ठीक है। आपके मसूड़े हेल्दी हैं, आपके दांत अच्छे रहेंगे। देखिए, मसूड़े खराब हुए तो ही दांत आपका खराब होना शुरू हुआ, और दांत खराब हुआ तो ही मसूड़े एडजस्टेंट खराब होना शुरू हुआ। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इम्प्लांट को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही म्यूकोजा है और बोन है। ठीक है। हमने अपना काम कर दिया है, सपोर्टिंग बोन लगा दी, म्यूकोजा लगा दिया, इम्प्लांट लगा दिया और उसको 100% ओके कर दिया है। अब सिर्फ उसके साथ फॉर लाइफ एक केयर है जो आप करें, तो यू विल नेवर एवर विजिट द डेंटिस्ट अगेन फॉर द इम्प्लांट। आप ठीक उस है। दोबारा उस दांत को दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप दांतों की सफाई रखेंगे, वो इम्प्लांट फॉर लाइफ आपके मुंह में रहेगा, फॉर लाइफ। ये दूसरा कभी सवाल problems मैं इस नहीं कॉल करते के हैं। बाद करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी डॉक्टर बात यूसुफ से। कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मेरा नाम नदीम है और मुझे जो है वही तकरीबन एज जो है वो 38 है, लेकिन मुझे जो है वो प्री मोलर टीथ में जो है वो एक्सेस हो गया था, पीप पड़ गई थी। ठीक। तो पीप पड़ गई थी तो उसमें जो है मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है वो रूट कैनाल कराना पड़ेगा 2 दांतों में। तो मैंने जो है उसमें मैंने उन्होंने एंटीबायोटिक यूज किया। तो उन्होंने जब पस खत्म हो गई उन्होंने मेरा जो है रूट कैनाल किया और फिर उसकी फिलिंग कर दी। तो क्या आया मुझे जो है वो उस पे वो कैप चढ़ाने की जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2 और दूसरा ये है कि उन्होंने मुझे मेरे जो एक्सरे ये मुंह में डालकर वो जो एक फाइल होती है, और सर उन्होंने एक्सरे जो ऊपर एक कवर पहनाते हैं एक्सरे का, उन्होंने मुझे तकरीबन हर रोज 4-5 एक्सरे किए और लेकिन मुझे उन्होंने कवर नहीं पहनाया। तो क्या ये जरूरी था? और ये कवर जो है बिल्कुल आपके सामने जो ईसा लेबोरेटरी के बिल्कुल सामने डॉक्टर शिराज डेंटल क्लिनिक एंड एसोसिएट्स। अच्छा ठीक है जी, आपका सवाल डॉक्टर साहब को समझ आ गया है और हमने काफ़ी तफसील से आपका सवाल सुन लिया। लाइव डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। ये डॉक्टर नुमान हैं और ये ईसा लेबोरेटरी से आए हैं। अच्छा बिल्कुल, इन्होंने 2 सवाल किए, मैं दोनों का बारी बारी जवाब देना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि जब दांतों की रूट कैनाल प्रॉपर हो जाए, रूट कैनाल दांतों की बेसिकली रूट कैनाल के दौरान हम दांतों को ड्रिल करते हैं। ठीक है। तो दांतों में होल कर देते हैं और एक्सेस बनाते हैं कि हम जड़ों की सफाई कर सकें, जिसकी वजह से दांत थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत होती है कि रूट कैनाल के बाद कैपिंग करा ली जाए। अच्छा, ठीक अगर कैपिंग ना कराई जाए तो सम टाइम चांसेस होते हैं कि किसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से या खाने चबाने के दौरान कोई अनबैलेंस फोर्स हो जाए तो वो दांत ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो 100% हर वक्त जरूरी नहीं होता कि रूट कैनाल कराने के बाद कैपिंग कराई ही जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेसेसरी कि रूट कैनाल के बाद कैपिंग आपने कराया। आपने प्रीमोलर का जिक्र किया, प्रीमोलर की आपने रूट कैनाल कराई है, इट्स बेटर कि आप उसकी करा लें, कैपिंग करा लें, क्योंकि प्रीमोलर पे खाने चबाने का लोड होता है। तो एंटीरियर टूथ में तो सामने के दांतों में फिर भी हम अवॉइड कर सकते हैं कि रूट कैनाल के बाद सिर्फ फिलिंग कर लें, लेकिन प्रीमोलर चूंकि खाने चबाने के दांत हैं तो इसलिए बेहतर है कि आप उस पर कैपिंग कर लें। ज्यादा। दूसरी चीज इन्होंने आपने जिक्र किया कि हर विजिट में 3-3, 4-4 एक्सरे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पूरे रूट कैनाल में टोटल थ्रू आउट प्रोसीजर के दरमियान
शायद मेरे ख्याल में 2 से 3 एक्सरे की जरूरत डॉक्टर पड़ती साहब है। ऐसा कभी क्या हमें आइडिया नहीं है आपकी क्या कंडीशंस हैं। ऑफ कोर्स जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी कंडीशन के हिसाब से वो कर रहे होते हैं, हाँ, जो भी लेकिन टेस्ट एग्जैक्टली होते हैं। मेन पॉइंट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि डेंटल कॉलर के एक्सरे बाद अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी जी, कौन बोल रहा है? सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कराची से आलिया बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है डॉक्टर प्लीज। साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी वो ऐसा है कि मैंने 2 दांतों का वो इम्प्लांट करवाया था, साइड के जो ऊपर के दांत हैं सेंटर के, तो उनके बराबर में जो 2 दांत हैं इधर और उधर के, दोनों का इम्प्लांट किया। और ऐसा इसलिए कि वो मेरे कैविटी हो गई थी और बहुत शदीद किस्म की कैविटी थी, जो समझे दांतों को उन्होंने खोखला कर दिया था। तो वो मैंने समझे कि बड़े एक अपना समझे पूरा एक जितना मेरे पास एफर्ट थी मैंने वो करवा के और मैंने इम्प्लांट करवा लिया। लेकिन उनकी केसिंग जो है ना वो सही नहीं दी है, उन्होंने सही नहीं लगाई है। केसिंग जो है दांतों के साथ साथ होती है ना, दांतों के शेप के साथ, जो बराबर का इधर और उधर के जो बराबर के दांत होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाती है ना। जी जी। तो वो केसिंग तो वो केस एक तो ये बता दें कि वो केसिंग मतलब ये कि चेंज हो सकती है, और सेकेंडली ये कि आप लोग देख के बता सकते हैं कि वो जो इम्प्लांट किया था वो किस डायरेक्शन से और किस अंदाज से किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत एक तकलीफ का बाइस बने हुए हैं वो मेरे लिए। ठीक है, आपका सवाल डॉक्टर साहब को समझ आ गया है, लाइव बिल्कुल, जवाब दे रहे हैं आपको। आफिया मैं आपको बिल्कुल बताऊं ये कि आपका सवाल बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। दांतों इम्प्लांट बेसिकली वो पार्ट होता है जो हड्डी के अंदर होता है और उसके ऊपर दांत का कैप लगाते हैं। ठीक है। तो इम्प्लांट अपनी जगह रहे और सिर्फ ऊपर का कैप आप चेंज करवाना चाहें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अंदर के इम्प्लांट की डायरेक्शन जो भी है आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो जैसे है, जिस हालत में अगर पेन नहीं कर रहा तो ओके है, फाइन एनफ, आप उसको रहने दें। सिर्फ अगर आपको ऊपर के दांतों की शेप से प्रॉब्लम है तो बिल्कुल विजिट अस। आप बिल्कुल किसी भी नियरेस्ट ईसा डेंटल सर्विसेज के ब्रांच में जाकर अपने सिर्फ क्राउन चेंज करा सकती हैं। तो क्योंकि दांत बेसिकली पूरा फेस प्रोफाइल होते हैं, ठीक है। पूरे चेहरे की ब्यूटी दांतों से होती है। तो अगर किसी वजह से आपको अपने दांतों की शेप प्रॉपर नहीं लग रही तो आप बिल्कुल अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट बिल्कुल जी, करके आप जो है वो जाइए। ईसा डेंटल सर्विसेज के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आप अपने दांत के सिर्फ ऊपर का पार्ट जो क्राउन है वो चेंज करवा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल था डॉक्टर साजिदा कि ये जो इम्प्लांट हम करवा रहे हैं कितना एक्सपेंसिव है, या नॉर्मल बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है? देखिए, नॉर्मल बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक इम्प्लांट से रिगार्डिंग एक मिथ ये क्रिएट कर दिया गया है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इम्प्लांट करा रहे हैं तो उसके ऊपर जो कॉस्टिंग आ रही है वो इक्विवेलेंट है उस कॉस्टिंग के जो कि आप ब्रिज बनवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इम्प्लांट के अंदर एक दांत की जगह एक ही स्क्रू डाल रहे हैं और उसके ऊपर एक ही दांत बना रहे हैं। ठीक है। तो उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो बिल्कुल बराबर होती है जब हम ब्रिज लगा रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब ब्रिज लगा रहे हैं तो बीच में एक दांत नहीं है, हम आगे पीछे दांतों की सपोर्ट ले रहे हैं, तो हम नेचुरल दांतों को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो हमारे नॉर्मल दांत थे उनको हमने काट के छोटा किया ताकि उनके ऊपर हम एडजस्टेंट दांतों की सपोर्ट से बीच में वो दांत बना सकें। तो उसकी कॉस्टिंग और इम्प्लांट की कॉस्टिंग मोर और लेस बराबर ही होती है। बट सिर्फ अज्यूम करने में फर्क है, क्योंकि पेशेंट्स जो भी हमारे यहाँ परसेप्शन है, मैंने 3 दांत बनवाए इतने में और मैं 1 दांत बनवा रही हूँ उतने में, तो ये हमें अज्यूम करने में हमें सिर्फ समझने का फर्क है, वरना बिल्कुल बराबर है। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, बुरहान, क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है। जी 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 अस्सलाम। जी, सवाल कीजिए। मेरे दांत में कैविटी है जो कि बचपन से ही है, ठीक है। मेरी एज 29 है और वो कैविटी में मुझे आज तक कभी दर्द नहीं हुआ, और वो लेकिन कैविटी में बचपन से ही देख रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है। देखिए, और दूसरा है कि दांतों में टाटर बहुत आता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? टूथपेस्ट तो मैं मतलब पाबंदी से करता हूँ बिल्कुल। जी ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। जी बुरहान, आपने बताया कि 29 एज है आपकी और कैविटी आप बचपन से देख रहे हैं, तो डेंटल कैविटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेसिकली डेंटल कैविटी बहुत स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज होती है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रही है। और आज डेंटल कैविटी को अगर आप इग्नोर करेंगे तो कल रूट कैनाल कराने की जरूरत पड़ेगी, या हो सकता है कि रूट कैनाल के काबिल भी दांत ना रहे, दांत निकालना पड़े। तो इवन अगर वो छोटी कैविटी भी है तो आप डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें। डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज के किसी भी ब्रांच में आए, उस छोटी सी कैविटी को ट्रीट करा लेंगे तो आगे के रिस्क चांसेस कम हो जाएंगे।
दूसरा आपने बताया बुरहान कि टार्टर आपके दांतों में बहुत ज्यादा, तो अगेन हम बात कर चुके हैं कि टार्टर इज द मेन कॉज फॉर टूथ लॉस। ये टार्टर मसूड़ों को गला देता है, जिसकी वजह से दांत, सामने के दांत सबसे ज्यादा गिरने की वजह ये टार्टर होते हैं। सामने के दांत, नीचे के दांत हिल के गिर जाते हैं, तो टार्टर को सफाई कराना, इसके दांतों की स्केलिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्केलिंग इसकी कराएं ताकि मसूड़े आपके हेल्दी रहे, मसूड़े हेल्दी रहेगा, दांत हेल्दी रहेंगे। तो टार्टर को इग्नोर बिल्कुल ना करें और जल्दी अपनी नियरेस्ट जो भी आपकी ईसा डेंटल सर्विसेज की ब्रांचेस है वहां पर विजिट करें और जो है वो आप अपनी टार्टर की स्केलिंग कराएं। अच्छा डॉक्टर साजिदा, ये भी कहते हैं कि जी ये जो पॉलिश होती है दांतों की, जो कुछ लोग दांत वाइट पॉलिश जो कहलाती है, वो कोई नुकसानदेह तो नहीं होती है आपके लिए, या कितने टाइम बाद आप करवा सकते? जिनके दांत बहुत ज़्यादा पीले होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके दांत वाइट, वो कितना टाइम तक रहती है और वो कितनी एक्सपेंसिव है? अच्छा देखिए, ब्लीचिंग प्रोसेस ये होता है कि अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे दांत पीले हैं, हम उसको टैन है या थोड़ा सा पास 1 मिनट है, आपने जल्दी जल्दी मैसेज भी देना और इसका जवाब भी देना तो हम उसे वाइट करें, तो उसके लिए ब्लीचिंग प्रोसेस होता है। ब्लीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, ये नॉर्मल चार्जेस होते हैं इसके, लेकिन इसको कराने से आपके टीथ के अंदर वाइटनिंग भी हो जाती है और ये कोई ऐसा हेजिडेंट प्रोसेस नहीं है जो आप नहीं करा सकते। ये मेंटेन रहेगा अगर आप अपनी ड्रिंक्स को और अपने खाने पीने को, अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे, यानी ऐसी डाइट्स और ऐसे फूड्स इस्तेमाल नहीं करें जो कि स्टेन्ड हो, यानी जूसेस, जो कि बहुत सारे जूसेस हैं जो कि स्टेन्ड होते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं जो कि स्टेन्ड होते हैं, तो वो सारे के सारे आपके दांतों के ऊपर वापस से स्टेनिंग करते हैं। तो ये सब अगर आप अवॉइड करेंगे और ब्रशिंग करते रहेंगे हर खाने के बाद या एटलीस्ट स्पिट करेंगे, तो ये फॉर लॉन्ग रहती है। स्पेशली चाय कॉफी के बाद अगर आप एक कुली कर लेते हैं, आपको लाजमी पानी उसके बाद आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए थोड़ी देर के बाद। तो क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है, जाते जाते जल्दी से एक मैसेज दे दीजिए। मेरी तरफ से तो सारे मैसेज आप तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मैसेज मेरा यही है कि डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज स्टरलाइजेशन के हवाले से बेहतरीन प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है। हम ISO स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं स्टरलाइजेशन में, और हर सेंटर पे हमारे मेल फीमेल डेंटिस्ट अवेलेबल हैं और सारी फैसिलिटीज़ डेंटल की मौजूद हैं मुनासिब रेट्स पर। तो इसलिए डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज एक ऐसा डेंटल सर्विसेज के लिए इदारा है जिस पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। हर तरह के अंदेशों से बालातर होकर, हर तरह के कोएक्स और अताई डॉक्टरों के पास जाने के बजाय उन पैसों में और मुनासिब कीमतों के लिए आप जो है डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज के किसी भी ब्रांच को विजिट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिदा। और जी यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फरा को, खुदा हाफिज़।